जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए कि रोशन आनंद सर का जो बुक निकाला गया था यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से, तो इसमें आप लोग को यहाँ पे हल प्रश्न पत्र जो था आप लोग को 7 तक आप लोग कंप्लीट कर दिया गया है। और आप लोग यह वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है। और आज आप लोग को देखिए यहाँ पे सेट आप लोग को 8 स्टार्ट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और जो भी आप लोग को कमी लगे आप कमेंट ज़रूर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यह चैनल आप ही सबका है, आप ही सबके अनुसार चलता है। आप लोग जैसे चाहिएगा वैसे चलेगा, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो सपोर्ट करने का मतलब कि जैसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ टारगेट जो है आप लोग को 24 सितंबर है, यही टारगेट लेकर के आप लोग तैयारी कीजिए और बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए। आप लोग अभी सब आप लोग के समय जो है सब कम बचा है। आप लोग जितना मेहनत करना है अधिक से अधिक मेहनत कीजिएगा तभी कुछ हासिल होगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए और देख लीजिए यह जो बुक है आपको बहुत ही अति महत्वपूर्ण यह किताब है आप लोग को। तो इसका हम पूरा सॉल्यूशन आप लोग को देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का समय थोड़ा सा इस वीडियो में ज़्यादा लग जाएगा, तो आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, समय थोड़ा सा लगेगा क्योंकि फुल जो भी इसमें व्याख्या किया गया है वह सभी हम इसमें बताने की कोशिश किए हैं। इसलिए नहीं तो अगर कहिएगा तो हम छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, छोटा काटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप लोगों को जितना बेहतर सुविधा मिले आप लोग को, तो वह हम इसमें पूरा जितना भी व्याख्या दिया गया है सभी इसमें इंक्लूड है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और थोड़ा सा टाइम लगेगा तो थोड़ा सा धैर्य रख कर आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका देखते हैं 8 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें। यहाँ लिखा हुआ है, नो सूनर डिड शी रिसीव ए टेलीग्राम सी लेफ्ट फॉर होम। यहाँ पे आपको यहाँ पे देन हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। देखिए कि निम्नलिखित वाक्य को क्रमवाच्य में बदलने वाले उचित विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल है, तो यहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 3 नंबर। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रेम शब्द का देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, घृणा नहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए प्रणय हो जाएगा, प्रीति हो जाएगा और अनुराग हो जाएगा, ये सब प्रेम का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर देखिए कि वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कैथरीन से डैट सी इन लव बिफोर, यहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कि हैड नेवर बीन, आपको यहाँ पे फील हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 5 नंबर देख लेते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था का सही अंग्रेजी अनुवाद है। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपको कि महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 6 नंबर। देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित वाक्य का क्रमवाच्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्यूनिन, यहाँ पे देखिए क्यूनिन टेस्टेड बीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए जो है आपको राइट हो जाएगा, क्यूनिन इज बेटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 7 नंबर। देखिए कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। तो महाकाव्य यहाँ देखिए आपको जयशंकर जी का यहाँ पे कामायनी हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित कृति जो होगा, देखिए यहाँ प्रिय प्रवास हो जाएगा, रस कलश हो जाएगा और यहाँ चोखे चौपदे इत्यादि हो जाएगा। और मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति हो जाएगा साकेत, पंचवटी, जय भारत, रत्नावली, विष्णु प्रिया इत्यादि हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं आगे कि केशव, यहाँ पे केशव दास द्वारा रचित कृति हो जाएगा कि रामचंद्रिका हो जाएगा, छंदमाला हो जाएगा, नख सिख हो जाएगा इत्यादि, यह सब यह केशव दास द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ 8 नंबर देखिए कि दिए गए वाक्य में सही काम यानी काल की पहचान करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा यहाँ ऑप्शन
डी हो जाएगा राइट। यहाँ चलिए देखिए कि अरुण यह मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा उपयुक्त काव्य पंक्ति किसी कवि के द्वारा रचित है। तो ये आपको सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी का है। और आगे देख लेते हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर हो जाएगा कि साहित्यक का शुद्ध शब्द होगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, साहित्यक हो जाएगा। यहाँ पे 11 नंबर देख लीजिए कि वाक्य के रेखांकित भाग के लिए सही वाक्यांश युक्त क्रिया का चयन करें। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द व्हेल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स हो जाएगा, फल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन, यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, विप्ड आउट हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 12 नंबर। देखिए कि आँखों देखा गदर रचना की विधा क्या है। तो यह आपको संस्मरण हो जाएगा, संस्मरण हो जाएगा। और यहाँ देखिए विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा रचित आँखों देखा गदर एक संस्मरण है। आगे यहाँ देख लेते हैं 13 नंबर कि यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, वाक्य किस प्रकार का है। तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन यानी डी हो जाएगा, संकेत। देखिए संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं और यहाँ देख लीजिए कि यदि यह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता, वाक्य संकेतार्थक वाक्य है। और संकेतार्थक वाक्य में वाक्य है जो वे वाक्य है जो प्रतीकों या चिन्हों के माध्यम से कोई संदेश देते हैं। इस प्रकार के वाक्य सीधे तौर पर संदेश न देकर उसकी ओर संकेत करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं 14 नंबर देखते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त मॉडल से करें। तो यहाँ पे क्या होता है कि राम इज नॉट फीलिंग्स विल ही यहाँ पे कंसल्ट ए डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे शुड हो जाएगा। तो आगे यहाँ पे देख लेते हैं 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर देखिए जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो जो कम बोलता है उसके लिए मितभाषी हो जाएगा, अल्पभाषी भी कह सकते हैं। और देख लीजिए यहाँ पे जो कम बोलता है उसे मितभाषी या अल्पभाषी कहते हैं, और मधुर या मीठा बोलने वालों को मृदुभाषी कहते हैं। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है। तो ये आपको ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा, वैचारिक हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, वैचारिक हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 17 नंबर। देखिए कि निम्नलिखित वाक्य को सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन करने वाले उचित विकल्प का चयन करें। तो यहाँ है सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम। तो यहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, सी इज सो इनोसेंट डैट सी कैन नॉट डाउट हिम हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 18 को। लेते हैं कि निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो सी देखिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया। देखिए हस्ताक्षर इस तरह से नहीं होता है, हस्ताक्षर देखिए इस तरह से होता है। यहाँ पे देखिए हस्ताक्षर होने पर वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध वाक्य होगा कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया। चलिए आगे देख लेते हैं 19 नंबर। देखिए यहाँ पे कि वर्तनीक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनना है, यहाँ पे चुनना है। तो कौन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, अशुद्ध विकल्प यहाँ पे प्राणी विज्ञान हो जाएगा, प्राणी विज्ञान। तो ये आपको अशुद्ध हो जाएगा, जबकि यहाँ होना चाहिए शुद्ध में। यहाँ देखिए प्राणी विज्ञान इस तरह से होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं कि किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आ उपसर्ग का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे है कि यहाँ पे अध्यापिका में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अध्यापिका का अर्थ होता है कि शिक्षा प्रदत्त लघु कल्पित तथा कहानी। यहाँ देख लेते हैं 21 नंबर। देखिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित देखिए यहाँ पे आपको सी जो है ना, ये आपको सही सुमेलित नहीं है। बाकी चिनूक अमेरिका हो जाएगा, फोन आपको अल्पास पर्वत हो जाएगा, लू आपको भारत में हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए सिरोको जो है, यहाँ पे सिरोको सहारा रेगिस्तान में भूमध्य सागर के बीच प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क एवं रेतीली हवा है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए इसमें मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, इटली और स्पेन देश प्रभावित होते हैं इससे। और इटली में इसका नाम सिरोको है, तथा मिस्र में यहाँ खमशीन, और लीबिया में यहाँ लिबिली यानी गिबली, और ट्यूनीशिया में चिली, तथा स्पेन में यहाँ लेबेक के नाम से जाना जाता है।
और इससे होने वाले वर्षा को रक्त वर्षा यानी लाल रेत की उपस्थिति के कारण इसे लाल रक्त वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। और आगे यहाँ पर देख लीजिए, चिनूक। चिनूक देखिए कि यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में यह मतलब बहती है, स्थानीय हवा हो जाएगा। फोन देखिए अल्पास पर्वत के उत्तरी ढाल पर प्रवाहित, यानी यहाँ देखिए स्विट्जरलैंड सर्वाधिक प्रभावित होता है इससे, मतलब पवन हवा से। और लू देख लीजिए भारत की उत्तरी भाग एवं पाकिस्तान में चलती है। और हरमटन जो देख लीजिए यहाँ पे, हरमटन जो हो गया कि सहारा रेगिस्तान यहाँ पे अफ्रीका का पश्चिमी तट सर्वाधिक प्रभावित होता है। अब ब्लैंक रोलर, यहाँ जो है ब्लैंक रोलर जो है ये आपको उत्तरी अमेरिका के मैदानों में, और यमो जापान में प्रभावित होता है। और शिमुक जो होता है, शिमुक यह अरब रेगिस्तान में होता है। और शामून ईरान में। और शामल जो है आपको मेसोपोटामिया एवं फारस की खाड़ी की तरफ यह बहने वाली हवा है। और देखिए यहाँ हबूब जो हो गया उत्तरी सूडान खार्तूम तरफ है। और यहाँ काराबुरान जो है आपको मध्य एशिया के तारिम में प्रवाहित। और उत्तरी यहाँ ये जो देखिए नॉर्वेस्टर जो है आपको उत्तरी न्यूजीलैंड में प्रवाहित होता है। और सांता आना जो है आपको यहाँ कैलिफोर्निया में। और यहाँ पे जोंडा जो है आपको यहाँ पे एंडीज के मैदानी भाग अर्जेंटीना और उरुग्वे तरफ यह प्रवाहित होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देख लेते हैं 22 नंबर। देखिए निम्नलिखित में कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? तो सौरमंडल का सदस्य इसमें नहीं है तो कौन हो जाएगा? देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, तारा काट जो है आपको नहीं हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है तथा लाखों आकाश गंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। सूक्ष्म अणुओं से मिलकर विशालकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। सौरमंडल की रचना निहारिका नामक एक विशाल गैसीय पिंड से हुई है। और सौरमंडल सूर्य, पृथ्वी सदृश 8 ग्रहों और विभिन्न उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों द्वारा एक परिवार है। और यहाँ देख लेते हैं कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। खगोलीय पिंड को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। देखिए तारा और ग्रह। देखिए जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उसे तारा कहते हैं। और ग्रह जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता उसे ग्रह कहते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि ग्रह जो है, ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होते हैं और यह सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है, जबकि उसका सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। और उपग्रह, देखिए उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। और ये भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। और आगे देख लेते हैं कि सबसे अधिक उपग्रह जो है आपको शनि का है तथा बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। और धूमकेतु ये आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं जो सूर्य के परवलयाकार पथ पर अनियमित परिक्रमा करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 23 नंबर है कि स्वर्मिंग चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो ये आपको किससे विकास हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, राजमार्ग से हो जाएगा। देखिए इसमें देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत की गई। और इसके कुल 7 चरण हैं। और इसी के अंतर्गत पहले चरण में स्वर्मिंग चतुर्भुज योजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना में भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को आपस में 4 से 6 लेन वाले सड़क मार्ग द्वारा जोड़ने की योजना थी। देखिए दूसरे चरण में 2 गलियारों, पहला पूर्व पश्चिम एवं दूसरा उत्तर दक्षिण का निर्माण करने की योजना है। और शेर शाह सूरी द्वारा वर्तमान कोलकाता से पेशावर तक शाही राजमार्ग का मरम्मत करवाया गया था। और ब्रिटिश काल में इसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी नाम दिया गया था। और राजमार्ग संबंधी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि हरित राजमार्ग जो नीति था या 2015 में, इसे
सितंबर 2015 को प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य लक्ष्य जो था यह समुदाय, किसानों, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी संस्थाओं को भागीदारी के राजमार्ग गलियारे में हरियाली को बढ़ावा देना था। यहाँ देखिए भारत माला परियोजना, ये सब पूछने जाने वाला क्वेश्चन है और पूछे भी गए हैं एग्जाम में। यह एक बृहत अम्ब्रेला स्कीम है जिसकी अवधि 17 से 18 से यहाँ पे देखिए वर्ष 21-22 तक थी और इसके द्वारा भारत में सीमावर्ती राज्यों को जोड़ने के साथ उसे तटीय राज्यों एवं उनके बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। सेतु भारत योजना देखिए, भारतम योजना देखिए, तो यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे क्रॉसिंग पर बार बार रोकने वाले दुर्घटनाओं और जान माल की हानि को रोकने हेतु 4 मार्च 2016 को नई दिल्ली में सेतु भारतम योजना का शुभारंभ किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि इसके तहत सभी राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाने तथा सुरक्षित यातायात सुनिश्चित कर 50% तक हादसों में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। 24 नंबर देखिए कि भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है। तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 15 से, यानी 2015 से 2020 तक की बात है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए यहाँ विदेश व्यापार नीति FTP 2015 से 20 का अनावरण 1 अप्रैल 2015 को भारत सरकार के द्वारा किया गया और यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम में अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार सृजन और देश में मूल्यवर्धन बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है और FTP 2015 से 20 को नई योजनाएं पेश करता है। और देखिए भारत से व्यापारिक निर्यात योजना और भारत से सेवा निर्यात योजना, यह 2 ठो आप लोग को योजनाएं बनाई गई। और यहाँ देख लेते हैं इनमें रक्षा एवं हाईटेक वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं। नई नीति का फोकस विनिर्माण और सेवाओं दोनों क्षेत्रों का समर्थन करना है। और यहाँ देख लें व्यापार करने में आसानी में सुधार पर विशेष जोर दिया गया है और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 108 MSME क्लस्टर की पहचान की गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। 25 नंबर देखते हैं कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टॉर्म एक्ट किस वर्ष लागू किया था। तो किस वर्ष लागू किया गया था, तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1765 ईस्वी को। यहाँ देख लेते हैं सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 ईस्वी में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी और इसी क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनवेले ने 1765 ईस्वी में स्टॉर्म एक्ट पारित किया और इसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 यहाँ पे सीलिंग का स्टॉप लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। और 1967 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया और ये वस्तु भी कागज़, शीशा, चाय एवं रोगन था। देखिए उपनिवेशवासियों ने इस करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता का पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाएं स्थापित की। आगे यहाँ देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता का लक्षण नहीं है। तो ये आपको देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अनिश्चितता हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रभुसत्ता जो हो जाएगा के लक्षण देखिए यहाँ पे कि अविभाज्यता, अदेयता हो जाएगा, अस्थायित्व हो जाएगा, पूर्णता हो जाएगा, सर्वव्यापकता हो जाएगा, सार्वभौमिकता तथा अन्यता हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि प्रभुसत्ता का तात्पर्य है कि सर्वोच्चता, जिसे संप्रभुता भी कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में यहाँ पर देख लीजिए सुप्रेनल शब्द से हुई है और इसका अर्थ है कि कोई भी देश अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव एवं प्रतिबद्धता
के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 27 नंबर देखिए यहाँ पे कुलगाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो कुलगाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको सोना के लिए हो जाएगा। ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया के कुलगाड़ी एवं कालगुरली स्वर्ण नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। कुलगाड़ी जो है की स्थापना आपको 1893 ईस्वी में की गई थी। ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के उत्पादन में विश्व का सबसे अग्रणी देश है तथा बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान है। और यहाँ पे देख लेते हैं क्वींसलैंड का पीपा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश उद्योगों का विकास विक्टोरिया व न्यू साउथ वेल्स में हुआ है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि न्यू साउथ वेल्स कोयले के लिए तथा पिलवारा लॉ अयस्क हेतु प्रसिद्ध है। सोना उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर जबकि चीन प्रथम स्थान पर है और सोना का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया के पास ही है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 28 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, तो आपको किससे हो जाएगा, संविधान संशोधन से हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का यहाँ पे प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और किसी भी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित की और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी संशोधन प्रक्रिया न ब्रिटेन के समान आसान और न ही अमेरिका के समान अत्यंत कठिन है। दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान न तो लचीला और न ही कठोर, यद्यपि यह दोनों का सम्मिश्रण है। और भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा, देख लेते हैं यहाँ पे कि दोनों सदनों में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति पर्याप्त होना चाहिए और ऐसे उपलब्धता का संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाता है। और देखिए यहाँ पे देख लेते हैं विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, यहाँ संघीय ढांचे के उपबंधों को छोड़कर सारे इसी वर्ग में शामिल होते हैं और सदन की कुल संख्या का बहुमत एवं प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले में से कम 2/3 सदस्यों का पक्ष में मतदान आवश्यक होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। देखिए 29 नंबर देखिए कि 2001 से 11 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि क्या थी। तो दशकीय वृद्धि क्या थी, तो यहाँ पर देख लीजिए बिहार की दशकीय वृद्धि आपको 25.42% था। और यहाँ पे देख लेते हैं भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि देखिए 17.7% है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। तो यहाँ पे आपको प्रशासन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि भारत में शिलालेख प्रस्तर अभिलेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व ने किया और यह मौर्य साम्राज्य के बिंदुसार का पुत्र था। और अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए थे और अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया। और आगे यहाँ पे देख लीजिए कि अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है। शिलालेखों, स्तंभलेख और गुहालेख में किया जाता है। जैसे यहाँ शिलालेख के बारे में देख लेते हैं, इसे 2 वर्गों बृहत शिलालेख तथा लघु शिलालेख में बांटा गया है और बृहत शिलालेख की संख्या 14 है। और यहाँ पे देख लेते हैं स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख 7 है और लघु स्तंभ लेख जो है राजकीय घोषणाएं, सांची, सारनाथ, रुमणदेई, ये सब हो गया। और यहाँ पे देख लेते हैं गुहा लेख में, यहाँ पे गुफाओं में उत्कीर्ण लेख है और इन सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है जबकि ये ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक एवं यूनानी लिपियों में लिखे गए हैं। और यहाँ पे शाहबाज गढ़ी एवं मनसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में है और तक्षशिला से प्राप्त अभिलेख अरमाइक लिपि में। और यहाँ पर देखिए कि सर ए कूना कंधार अभिलेख ग्रीक, यूनानी तथा अरमाइक लिपि में है। और आगे यहाँ पे देख लेते अधमान, देखिए अगमान
यहाँ पे जलालाबाद जो होगा अभिलेख अरमाइक लिपि में है, और मास्की गुर्जरा नेतृत्व एवं उड़न गोलम के अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में देख लेते हैं, अशोक के स्वयं को मगध का राजा बताया था। कौन सी में? भाब्रू अभिलेख में मगध का राजा बताया था। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रोमनदेय अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख का विषय आर्थिक था। देख लीजिए, रोमनदेय जो था यह आर्थिक से संबंधित था और यह सबसे छोटा था रोमनदेय। यहाँ पे देख लेते हैं कि कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहते हैं, और इसमें रानी यहाँ कारुबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख किया गया है। 31 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो आपको ऑप्शन सी देखिए, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, यह आपको नहीं है। तो इसके बारे में विशेष देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का उल्लेख है, प्रतिबंध नहीं है, स्वतंत्र है। यहाँ देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। सबसे लंबा लिखित संविधान है, विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता है, एकल नागरिकता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, और यहाँ पे देख लेते हैं कि स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है, और यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है, मूल अधिकार, मूल्य, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, पंथ निरपेक्ष राज हो गया, आपातकाल उपबंध है, संघी संधात्मक संविधान किंतु एकात्मक की ओर झुकाव है, त्रिस्तरीय विकेंद्रीकरण व्यवस्था है, संविधान न तो लचीला और न ही कठोर है। भारतीय शासन व्यवस्था में शासन के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य है कि विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विभिन्न विवादों का समाधान करें, और भारत के न्यायपालिका के 3 स्तर हैं, जिसको सर्वोच्च स्थान पर भारत का उच्च न्यायालय है हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों को सम्मिलित रूप से उच्चतर न्यायपालिका कहते हैं। तो वही उच्च न्यायालयों के नीचे के सभी न्यायालयों को मिलाकर यहाँ पे निम्नतर या अधीनस्थ न्यायपालिका का निर्माण होता है, और संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। 32 नंबर देख लेते हैं कि जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, कालीबंगा से मिला है। देखिए, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है, और यहाँ पे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ होती है, और इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई है, तथा 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देश में व्यापक खुदाई की गई थी। यहाँ पर शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। और आगे देख लेते हैं, कालीबंगा से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं हैं। तो देखिए, आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ हैं, जूते हुए खेत का साक्ष्य, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ और सिलबटा, सूती कपड़े की छाप, यहाँ पे माणिक्य एवं मिट्टी के मणके, बेलनाकार मुहरे, मिट्टी के खिलौने तथा यहाँ प्रतीकात्मक समाधियाँ आदि। लोथल देख लीजिए, यह भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद में बसा स्थल है, और यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था, और दैमाबाद हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल मांडा से देखिए, मांडा से 1400 किलोमीटर दूरी गोदावरी के तट पर स्थित है, और आलमगीरपुर मेरठ ज़िले में हिंडन नदी के तट पर स्थित इस स्थल की खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज द्वारा की गई, और इसका उत्खनन कार्य 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। और यहाँ देख लेते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो 56 जो है अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो आपको देखिए, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। और यहाँ देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की पदावधि जो है अनुच्छेद 56 पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक का होता है। और यहाँ पे और देख लेते हैं कि राष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति में वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद न ग्रहण कर ले, और 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी। यहाँ पे देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, और यह
राष्ट्र का अध्यक्ष एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 34 नंबर कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थलों में शामिल है, तो कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, देखिए पश्चिमी घाट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए विश्व के कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, साथ ही निवास स्थान की हानि का गंभीर स्तर भी पाया जाता है। वैसे क्षेत्र जो जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना को परिवर्तनविद नॉर्मन मारियस ने 1988 में विकसित किया और किसी हॉटस्पॉट घोषित करने का मापदंड देख लीजिए कि इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या 1500 से अधिक स्थानीय संवहनीय पौधों की प्रजातियों होनी चाहिए। और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 35 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा कि धर्म सुधार हो जाएगा, धर्म सुधार। यहाँ पे देख लेते हैं कि वैदिक काल के अंतिम दौर में यहाँ पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध तथा यज्ञ और कर्मकांडों के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 36 नंबर देखिए 36 नंबर है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। तो ये आपको कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 19 में है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यहाँ पर देखते हैं कि मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 एवं उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के द्वारा जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जाएगा तो अनुच्छेद 32 के तहत है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए कि मूल अधिकार में कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार ही हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों को अनुच्छेद 19(1)(च) व अनुच्छेद 31 इस सूची से हटा करके अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नोट 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल्य अधिकारों की मांग की, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। और देख लेते हैं यहाँ पे कि क्रम संख्या से देखिए कि संविधान में वर्णित मूल अधिकार कौन कौन है। तो देखिए समानता का अधिकार यहाँ देखिए 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ पे 23 से 24 है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपको 19 से 30 हो जाएगा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको अनुच्छेद 32 में है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 37 देख लीजिए व्यवस्थित अर्थशास्त्र का संबंध हो जाएगा। तो ये आपको सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडों के व्यवहार से और यहाँ देखिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाए कि उसमें व्यवस्थित, यहाँ पे देखिए व्यवस्थित से लेकर समष्टित स्तर पर आधिकारिक संतुष्टि प्राप्त किया जा सके। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 38 नंबर है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना होगा। तो यहाँ आपको गंडक परियोजना हो जाएगा। देखिए गंडक परियोजना देख लीजिए कि इस परियोजना के तहत नेपाल की सीमा में भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर में नदी के आर पार 743 मीटर अवरोधक बांध बनाकर एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया और इसका फैलाव जो है आपको नेपाल में है और इस जलाशय से 2 प्रधान नहरें निकलती है। देख लीजिए कि पश्चिम प्रमुख नहर हो जाएगा और पूर्वी प्रमुख नहर हो जाएगा। पश्चिम में देख लेते हैं कि इस जलाशय
के पश्चिमी किनारे से पश्चिमी प्रमुख नहर निकाली गई है और इस नहर से उत्तर प्रदेश के देवरिया, महाराजगंज एवं गोरखपुर ज़िले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और यह नहर गोपालगंज ज़िले में प्रवेश कर सारण ज़िले तक फैली है। पूर्वी प्रमुख नहर देख लेते हैं, तो यह भैंसालोटन से ही जलाशय के पूर्वी भाग से गंडक नदी के समानांतर 293 किलोमीटर लंबी पूर्वी प्रमुख नहर निकाली गई है और जिसके तिरहुत देखिए यहाँ पे तिरहुत नहर के नाम से जाना जाता है और बिहार के कई ज़िलों से गुजरती हुई समस्तीपुर तक फैली हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 39 है कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो आपको देखिए कोलकाता में है। और यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है 1911 ईस्वी में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया। और देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देख लेते हैं, एक नज़र में देखिए फटाफट कि इंदिरा गांधी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में, नई दिल्ली में, राजीव गांधी हैदराबाद में हो जाएगा, बाबा साहेब अम्बेडकर नागपुर में और सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद। और यहाँ पे देख लेते हैं चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा हो जाएगा लखनऊ में हो जाएगा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट विलियर, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या वाराणसी और छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई हो जाएगा। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको चेन्नई में हो जाएगा और यहाँ देख लीजिए गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए भूमिपुत्र, यहाँ पे देखिए 40 नंबर है कि 40 नंबर के भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है, तो आपको भूमिपुत्र किससे हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए क्षेत्रवाद से हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि भूमिपुत्र सन ऑफ द सोइल का सिद्धांत बताता है कि एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के समस्त संसाधनों पर सिर्फ उन्हीं लोगों का अधिकार होना चाहिए जिनका जन्म उस क्षेत्र में हुआ हो और जिनका जन्म उस क्षेत्र से बाहर हुआ हो उसका उस क्षेत्र से कोई अधिकार नहीं हो। 41 नंबर देखिए भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है, तो कौन सी बनी है, तो यहाँ आपको सी हो जाएगा तारपोर समिति हो जाएगा, तारपोर समिति हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए समिति और कुछ उद्देश्य है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए नरसिम्हन समिति जो होगा वित्तीय बैंकिंग सुधार से, और यहाँ पे नचिकेत मोर समिति आपको निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायों को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु। और यहाँ पे देखिए स्वामीनाथन समिति यहाँ पे जनसंख्या नीति से हो जाएगा और जानकी रमन समिति जो होगा प्रतिभूति घोटाला से, और आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से, और मीरा सेठ समिति आपको हथकरघा से हो जाएगा। और यहाँ देखिए महाजन समिति आपको चीनी से हो जाएगा, और यहाँ मल्होत्रा समिति बीमा से, और सरकारिया समिति जो आपको केंद्र और राज्य से संबंध से यह है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 10, देखिए यहाँ पे 10 में कि महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से है, दंतवाला जो है समिति आपको बेरोजगारी की अनुमान से है, और यहाँ पे गायपुरिया समिति जो है बैंक और सेवा से है, बैंक और सेवा सुधार से है, और यहाँ पे खुसरो समिति आपको कृषि शाख से है, और गोस्वामी समिति आपको औद्योगिक रुग्णता से है, और भूरेलाल समिति जो आपके मोटर वाहन करों में वृद्धि से है। 42 नंबर देखिए कि पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है, तो आपको हंगरी हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे देख लेते हैं कि और घास मैदान और उसके स्थल, तो यहाँ देखिए शबाना हो जाएगा, तो शबाना कहाँ हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, और कैंपस या चाहे कंपास जो आपको ब्राज़ील हो जाएगा, लानोस वेनेजुएला में हो जाएगा। पंपास देखिए यहाँ पे उरुग्वे अर्जेंटीना व ब्राज़ील में हो जाएगा। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, बेल्ट्स जो हो जाएगा आपको दक्षिणी अफ्रीका, और यहाँ पे देख लेते हैं स्टेपीज मध्य एशिया और यूरोप में होता है, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे कैंटरबरी जो है आपको न्यूजीलैंड में पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं 43 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया है, तो आपको सी हो जाएगा ऑप्शन रिचर्ड आर्कराइट हो जाएगा, आर्कराइट। इसके बारे में देख लेते हैं कि जब कताई मशीन का आविष्कार सैमुअल
यहाँ पे क्रॉम्पटन ने किया और रिचर्ड्स आर्कराइट एक अंग्रेजी आविष्कारक और प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के दौरान एक अग्रणी उद्यमी थे। और वाटर फ्रेम एक घूमता हुआ फ्रेम है जो वाटर व्हील द्वारा संचालित होता है और वाटर फ्रेम एक समय में 128 धागों को घुमाने में सक्षम था, जो पहले से कहीं अधिक आसान और तेज़ तरीका था। और इससे लिनन और सूती धागे को मिलाने वाले कपड़ों की बजाय शुद्ध सूती कपड़े बुनना भी संभव हो गया। यहाँ देखते हैं 44 नंबर देखिए कि कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? तो किसे मानते हैं? तो यहाँ देखिए लता मंगेशकर को, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 28 सितंबर 1929 ईस्वी में। उपनाम यहाँ पे स्वर सामग्री हो जाएगा, राष्ट्र की आवाज़ हो जाएगा, स्वर कोकिला कहा जाता है। और इनको राष्ट्रीय पुरस्कार 3 बार मिल चुका है, 72 में, 75 में और 1990 में। पद्म भूषण देखिए कि इनको 1969 में मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में मिला है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है 45 का है कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन बी देखिए पिरपंजाल एवं बृहद हिमालय हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। देखिए यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर फैले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय और शिवालयक हिमालय या बाह्य हिमालय। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 46 नंबर देखिए 46 नंबर में हो जाएगा आपको कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा पूंजी खाते की जमा मदों में हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को पूंजी खाते की जमा मदों में शामिल किया जाता है। और भुगतान संतुलन के चालू खाते की संरचना देख लेते हैं। यहाँ देखिए दृश्य मद और यहाँ अदृश्य मद हो जाएगा। दृश्य मद में देखिए वस्तुओं का आयात हो जाएगा, वस्तुओं का निर्यात हो जाएगा। और अदृश्य में सेवाओं का आयात, सेवाओं का निर्यात और एक पक्षीय हस्तांतरण हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 47 देख लेते हैं। 47 अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के यहाँ नैतिक विकास पर बल देता है। यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति से संबंध रखता है और यह व्यक्तित्व पर बल देता है। और इस सिद्धांत को व्यक्तिगत या व्यक्तित्व सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में खास है, क्योंकि कोई न कोई गुण लेकर पैदा हुआ है और व्यक्ति में हर काम को करने की योग्य और क्षमता होती है। यहाँ पर देखते हैं कि इस सिद्धांत के अगर लिखित मान्यताएं हैं कि अधिकार व्यक्ति की मांग है, अधिकारों का स्वरूप नैतिक होता है, यह समाज द्वारा स्वीकृत होती है, अधिकार व्यक्ति के स्वर्गीन विकास के लिए आवश्यक साधन है और अधिकार का उद्देश्य समाज का वास्तविक हित है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो केप ऑफ गुड होप की खोज आपको यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन सी हो जाएगा, बार्थोलोमेव डियाज हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं और भी यहाँ विश्व के प्रमुख भौगोलिक खोज देख लीजिए कि एमंडरसन था, नॉर्वे के था। यह आपको दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो 1911 में पहुंचा था। रॉबर्ट पियरी अमेरिका का था जो उत्तरी ध्रुव की खोज 1909। और यहाँ पे कोलंबस इटली जो यहाँ पे पश्चिमी द्वीप पर 1952 ईस्वी में दक्षिण अमेरिका को खोजा गया और यहाँ पे 1498 में। यहाँ पे देखिए कैप्टन कुक जो इंग्लैंड का था और यह हवाई द्वीप को समूह को जो खोजा था यह 1770 ईस्वी में खोजा था। और यहाँ पे देख लेते हैं कोपरनिकस पोलैंड का था, यह सौर मंडल की खोज 1540 ईस्वी में। और यहाँ देखिए फर्दिनंद द
लेपेप्स, यह आपको स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी, और केपलर जर्मनी का था जो ग्रहों की गति का नियम को 1609 ईस्वी में। वास्को डी गामा पुर्तगाल तो केप ऑफ गुड होप होकर भारत आगमन हुआ था 1498 में। और देखिए ओबेल टस्मान नीदरलैंड की खोज जो है आपको 1642 ईस्वी एवं ऑस्ट्रेलिया को 1644 ईस्वी में। यहाँ कार्टेज स्पेन जो हो गया, यहाँ मैक्सिको की खोज 1519 ईस्वी में। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए 49 का है कि जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो यहाँ देखिए कि ब्याज की दर घटती है। जब किसी अर्थव्यवस्था में नियोजित विनियोग से अधिक हो जाती है तब बचत की अधिकता की स्थिति पैदा होती है, जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में बचत की अधिक आपूर्ति होती है और इसके फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आती है, जिससे आय उत्पादन और बेरोजगार में कमी आती है। यहाँ देखिए जब जब बचत की भरमार होती है तो ब्याज दरें गिर जाती है, जिससे उधार लेना सस्ता हो जाता है। हालांकि नियोजित बचत से कम होने के कारण यहाँ निवेश के कम लाभदायक अवसर उपलब्ध है और इससे फर्मों द्वारा ऋण की मांग कम हो जाती है और यहाँ पे नतीजतन ऋण योग्य धन की मांग गिर जाती है, जिससे ब्याज दरों में गिरावट आती है। 50 नंबर देख लेते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित हैं। तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, सेल खड़ी से हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, सेल खड़ी हो जाएगा। चलिए यहाँ आगे देख लेते हैं कि पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मुद्राएं मिली है, जो आमतौर पर सेल खड़ी और कभी कभी गोमेद, यहाँ पे चकमक पत्थर, तंबा, यहाँ पे कांस्य और मिट्टी से बनाई गई थी और उन पर एक सींग वाले गैंडा, सांड, गेंडा, हाथी, जंगली भैंस, बकरा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियाँ बनी हुई थी और इस आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है और इन मुहरों को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं मुहर जो है बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहने जाती थी, जिससे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी, जैसे कि आजकल लोग पहचान पत्र माने कि आधारण करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, औद्योगिक विकास हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उपनिवेशवाद से तात्पर्य किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी दूसरे देश पर आर्थिक और राजनैतिक प्रभुत्व को स्थापित करना तथा वहाँ के संसाधनों का दोहन अपने हित में करना। उपनिवेशवाद की शुरुआत 1453 ईस्वी में यहाँ पे कस्तूनिया के पतन के बाद पुर्तगाल और स्पेन द्वारा भौगोलिक खोज की नीति के साथ हुई थी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 52 नंबर देखिए, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है, तो आपको शून्यकाल कहा जाता है। देखिए यहाँ पे शून्यकाल के बारे में देख लेते हैं कि प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल कहा जाता है। दोपहर 12 से 1 बजे के काल को शून्यकाल कहा जाता है। संसदीय प्रकृति में शून्यकाल जो भारत की देन है और इसकी शुरुआत 1962 ईस्वी में की गई थी और शून्यकाल में बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है। प्रश्नकाल संसद का पहला घंटा होता है जो 11 से 12 बजे तक होता है, प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्य मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 तरह के होते हैं, तारांकिक होता है, अतारांकिक होता है और यह देखिए अल्प सूचना वाले होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि बिहार में कुल
संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट आरक्षित है। और यहाँ देखिए बिहार में राज्यसभा के 16 सीट है और बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, जिसमें अनुसूचित जाति SC के लिए 38 सीटें तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बिहार में विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है और बिहार में 38 जिला, 9 प्रमंडल और 101 अनुमंडल और 534 प्रखंड है। यहाँ पर देख लेते हैं कि जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। तो लोच होगी आपको देख लीजिए इकाई से कम होगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 55 नंबर देखिए कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है, तो आपको हो जाएगा राजस्व व्यय खर्च हो जाएगा, राजस्व व्यय खर्च कहलाता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 56 देखिए कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो यह धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ से प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ उत्तर प्रदेश में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया और जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे और एडविन अर्नाल्ड ने इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज कहा था। गौतम बुद्ध का जन्म आपको 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इसे बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुयोधन शाक्य गण तथा माता का नाम महामाया यानी कोलिया राजवंश गणराज्य का था। और यहाँ पर देख लेते हैं 29 वर्ष के उम्र में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिया, जिससे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिशीकरण कहा गया है। और 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी यानी पुनपुन नदी के तट पर बोध गया में यानी उरुवेला में उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सिद्धार्थ तथा बुद्ध तथागत आदि नाम से भी प्रसिद्ध हुए। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल के राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने अपनी अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र को दिया था और बुद्ध ने मगध को अपने प्रचार का केंद्र बनाया था। और राजगृह के सप्तवर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में पहला बौद्ध संगीति हुआ तथा इसके अध्यक्ष महाकाश्यप थे और यह संगीति जो था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। यहाँ देख लेते हैं कि यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, तो किसने कहा था, तो यह अरस्तु के द्वारा कहा गया था। देखिए अरस्तु ने राज्य के व्यक्ति का पूर्वगामी बताया है और समय की दृष्टि से देखा जाए तो परिवार सबसे पहले आता है, जबकि प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य सर्वप्रथम है। राज्य समग्र है और मनुष्य उसका अंग मात्र है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेवार है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन ये देखिए योजना आयोग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था और 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया और भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई और प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है कि 56 से 61 ईस्वी में PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और आगे यहाँ पर देख लीजिए कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी तथा CEO आपको श्री BVR सुब्रमण्यम है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 59 है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम्स है, तो आपको B हो जाएगा, खाद्य एवं पेयजल हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए इसके बारे में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए जिस बास्केट का प्रयोग होता है उसमें 6 हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए खाद्य एवं पेयजल पदार्थ, पानी, सुपारी एवं तंबाकू, आवास, बेडिंग, कपड़े, जूते, चप्पल, ईंधन और
ऊर्जा हो जाएगा, दूरसंचार, परिवहन और चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 60 नंबर देखिए कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए दजला फराद नदियों के बीच का उपजाऊ धरती को मेसोपोटामिया कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पहली बार शहरों का उदय मेसोपोटामिया में हुआ था। और देखिए मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति, यहाँ पे देख लेते हैं। उत्पत्ति जो है आपको देखिए यूनानी शब्दों में मेसोस और यहाँ पैटेमोस से मानी गई है। और मेसोस का अर्थ होता है मध्य तथा पैटेमोस का नदी होता है। और इस प्रकार मेसोपोटामिया का अर्थ हुआ कि नदियों के मध्य हुआ। देखो मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के मध्य स्थित था। वर्तमान में मेसोपोटामिया की पहचान आधुनिक इराक से की गई है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मेसोपोटामिया में भौगोलिक विभिन्नता की पूर्वोत्तर भाग हरे भरे और ऊंचे नीचे मैदानों, पर्वत श्रृंखलाओं, वृक्ष तथा झाड़ियों से परिपूर्ण था। और इस क्षेत्र में उत्तम कृषि के लिए पर्याप्त वर्षा होती थी। और अंततः लगभग 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व में ही इस क्षेत्र को कृषि कार्य आरंभ हो गया था। चलिए 61 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा मूल्य मात्रक नहीं है, तो कौन मूल्य मात्रक नहीं है, तो 61 को देख लीजिए। यह ओम जो है ना मूल्य मात्रक नहीं है। 62 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे है गेमेक्सिन यानी DDT और ब्लीचिंग्स पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, आंसर आपको ए हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 63 का है कि निम्न में से कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है, तो आपको सी हो जाएगा। देखिए H2S2 और O7 जो है आपको यह SOS बंध प्रदर्शित करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इसका संरचना दिया गया है। आगे देखिए 64 को देख लीजिए। 64 में है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये आपको देखिए डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया था। जीवन संघर्ष में सफल सदस्यों की यहाँ पे वंशागति बढ़ने से प्रत्येक पीढ़ी के सदस्य अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाते हैं। और यह विभिन्नता हजारों लाखों वर्ष के बाद नई जातियों का निर्माण करती है। और यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन जो है आपको डार्विन के द्वारा दिया गया था सिद्धांत। चलिए आगे देख लेते हैं। 65 को देख लीजिए कि नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि और टेस्टोरेन शुक्राणु। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाएगा, टेस्टोरेन हो जाएगा और शुक्राणु यह नर से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये 66 हो जाए कि एक हीटर का तंतु बना होता है, तो यह बना होता है नाइक्रोम का होता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे देखिए नाइक्रोम का गलनांक उच्च होने के कारण लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस इसका प्रयोग हीटर में किया जाता है। नाइक्रोम की विशिष्ट प्रतिरोध क्षमता अधिक होता है, जिसके कारण हीटर अच्छे से काम कर पाता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो लगभग 80% निकेल और 20% क्रोमियम से बना है। टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्ब के तंतुओं को बनाने में होता है। और इसका तंतु फिलामेंट जो है इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अत्यधिक ऊंच होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ देख लीजिए कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको देख लीजिए यहाँ पे +7 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि अणुओं के क्षार धातुओं करण संख्या हमेशा प्लस यानी 1+ होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 यानी ऑक्साइड होता है। और यहाँ पे माना मैग्नीज Mn का ऑक्सीकरण संख्या x है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि 1 + x प्लस यहाँ पे देख लीजिए -2 × 4 = 0 हो गया। तो 1 + x - 8 = 0, तो x = +7 हो जाएगा। इसीलिए मैग्नीज का
ऑक्सीकारक संख्या +7 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि XeO2F2 की आकृति होगी, तो इसकी आकृति होगी तो यहाँ पे देख लीजिए सीसो हो जाएगा, ऑप्शन सीसो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसकी आकृति। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ 69 नंबर देख लेते हैं कि डाइबोरेन जो है 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके देता है। तो क्या देता है करके, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा कि B2H6 × 2NH3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि अभिक्रिया करके यहाँ बनाया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। एड्स रोग का जनक है, तो ये कौन सा है इसमें, तो यहाँ देख लीजिए विषाणु है, यानी विषाणु से एड्स होते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कुछ दिया हुआ है बीमारी के लक्षण। और यहाँ पे देखिए गलसोथ जो है जबर के साथ मुंह खोखले में कठिनाई होता है। और यहाँ पे यह मम्स मतलब कि विषाणु से होते हैं। खसरा जो है आपको यहाँ पे देख लीजिए कि मोरबिली वायरस से होता है। और यहाँ पे देखिए मेनिंजाइटिस रेबीज जो हो गया आपको मेनिंजाइटिस, ये सब आपको वायरस से ही होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे चेचक देख लीजिए, चेचक जो है आपको देखिए तेज़ बुखार होगा इसमें और संपूर्ण शरीर में होगा, वेरियोला वायरस से होता है। और छोटी मात्रा जो हो जाएगा हल्का बुखार, शरीर पर पित्तिकाएँ बनेगा और संपूर्ण शरीर पर होगा, यह भी वायरस से होने वाला है, वेरियोला वायरस से। यहाँ पे देखते हैं पोलियो देख लीजिए। तो पोलियो देखिए ये आपको रीढ़ की हड्डी में अंगों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाते हैं इसमें, और तंत्रिका तंत्र देखिए प्रभावित होता है, और पोलियो वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा जो है आपको देखिए मैक्सो वायरस से होता है। पीलिया जो है यकृत में है, यह भी आपको वायरस से ही होता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हार्पिस जो है आपको, हार्पिस यहाँ पे देखिए त्वचा को प्रभावित करता है। और एड्स जो है ना आपको HIV से होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 71 को देखते हैं। हुक के अनुसार कम विरूपण के लिए तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबल बराबर विकृति हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इस प्रकार प्रतिबल यहाँ पे विकृति और प्रतिबल R के गुण विकृति हो जाएगा, तो जहाँ के अनुक्रमानुपाती स्थिरांक होता है। तो यहाँ पे B आपको हो जाएगा प्रतिबल और विकृति हो जाएगा हुक के नियमानुसार कम विरूपण के लिए। चलिए आगे हम देख लेते हैं। 72 को देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। तो आपको देखिए शुक्रवाहिका, यह पुरुष से संबंधित है, बाकी देखिए गर्भाशय, अंडाशय और अंडवाहिका जो है आपको ये सब मतलब मादा जनन से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए वृषण एवं वृषण कोष जो है अधिवृक्क और शुक्रवाहिका, शुक्राशय आदि नर प्रजनन तंत्र से संबंधित है। और वृषण टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है, और यह हार्मोन्स पुरुषोचित और लैंगिक लक्षणों के परिवर्तनों को एक यौन आचार को प्रेरित करता है। और यहाँ देखिए अंडाशय से यहाँ निम्न हार्मोनों का स्राव होता है। तो यहाँ देखिए एस्ट्रोजन हो गया, यह यहाँ पे गर्भाशयी एंडोमेट्रियम की वृद्धि करता है और अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। यहाँ पे देखिए प्रोजेस्टेरोन जो है यह स्तन ग्रंथियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। और यहाँ पे रिलैक्सिन जो हो गया, यह गर्भाशय की मांसपेशियों को ढीला करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 73 नंबर हो गया आपको कि निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये आपको सी हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसका संरचना आप लोग देख लीजिए। चलिए यहाँ पर 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर के जेनर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है। तो आपको देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, वोल्टता नियंत्रण के रूप में होता है। यहाँ पे देख लेते हैं रिवर्स वाइस्ट करने के लिए जब इसे एक के परिवर्ती वोल्टेज के स्रोत के साथ समानांतर रूप से जोड़ा जाता है तो वोल्टेज डायोड
वोल्टेज डायोड के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंचने में जेनर डायोड संचालित होता है। यहाँ देख लेते हैं कि वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है। तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, UAA हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 76 नंबर। यहाँ पे देखिए कि एसआई मात्रक में वोल्टजाम नियतांक का मान है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो यहाँ कहलाते हैं लवण मृदोभिद कहलाते हैं, लवण मृदोभिद कहलाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए कि शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधे मरुदभिद कहलाते हैं, जैसे रेगिस्तान या बर्फ़ से ढके क्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ पे मरुदभिद जो है आपको यह नागफिनी अनानास हो जाएगा और कुछ अनावृत बीजी पौधे हो जाएंगे। यहाँ समोद्भिद जो है स्थलीय पौधे हैं जो पानी की औसत आपूर्ति में रहते हैं। और समोद्भिद के उदाहरण जो यहाँ पे सूरजमुखी, ताड़ के पेड़, गुलाब, टमाटर आदि हो जाएंगे। शलोद्भिद देख लेते हैं, ऐसे पौधे जो पानी में रहते हैं जैसे कमल, नीलकमल, यह सब आपको हो जाएगा जलोद्भिद हो गया। यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे यहाँ पे देख दिया हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं 80 का। देखिए कि ध्वनि सबसे तेज संचरित यहाँ पे संचरण करती है। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है तो आपको ठोस में हो जाएगा, ठोस में हो जाएगा। देखिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग है और ये तरंगे संपीड़न और विरल के रूप में संचारित होते हैं। और ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा होती है और इसके बाद द्रव में एवं सबसे कम गैस में होते हैं। देखिए ठोस, द्रव और गैस। यहाँ उल्लेखनीय है कि ध्वनि की संरचना के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरण नहीं करती है। आगे देखते हैं। यहाँ देख लीजिए वायु में दिया गया है कि वायु में चाल क्या होगा। तो यहाँ पे 332 हो जाएगा। भाप देखिए 100 डिग्री सेल्सियस में 405 मतलब चाल हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल में देखिए 1230, पारा में 1450, जल में 1493 हो जाएगा। समुद्री जल में देखिए यहाँ पे 1533। लोहा में सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए कांच में दिया गया है 56, लेकिन ऑप्शन के अनुसार वहाँ चलना है। ऑप्शन जिस तरह से रहेगा उसी अनुसार से। एल्युमिनियम में देखिए कि 6420 हो जाएगा। ऑप्शन में जो दिया रहेगा वहाँ पर देखना है। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा दे रहा है, कांच दे रहा है, लोहा दे रहा है, तो वहाँ ऑप्शन के अनुसार आप लोग टिक लगाइएगा, सही आंसर कीजिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 81 का कि यहाँ की वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस होगा। और यहाँ देख लेते हैं कि वसंतीकरण पुष्पीकरण को प्रभावित करने के लिए बीजों या पौधों को ठंडे स्थानों में रखने की क्रिया को वसंतीकरण कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 82 का। 82 को देख लीजिए कि UPAC नाम की पहचान करना है इसमें। तो यहाँ पे देखिए इस संरचना का देख कर करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा सही। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देख लीजिए 83 नंबर में है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। तो यहाँ पे कोयला हो जाएगा, अनवकरणीय हो जाएगा। देखिए अनवकरणीय ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे अनवकरणीय ऊर्जा शब्द का तात्पर्य ऐसे प्राकृतिक पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा से है जिसे उपयोग करने पर पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है, इसे अनवकरणीय ऊर्जा कहते हैं। और मनुष्य लगातार इस पदार्थ के भंडारण का उपयोग करता है, जबकि नई आपूर्ति के निर्माण में युगों का समय लगता है, जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब आपको अनवकरणीय हो जाएगा। अनवकरणीय यहाँ पे देख लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में क्या होता है कि वे संसाधन
जिसे एक बार उपयोग करने के बाद फिर से पुनः स्थापित किया जा सकता है, उसे पुनः उपयोग में लाया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा वन हो जाएगा ये सब। चलिए आगे देखते हैं। 84 में देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, जिसका वेग अधिक होता है, उसे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का होता है। यहाँ पे देखिए इसके बारे में बताया गया है, इसे देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 85 का आंसर 85 देख लीजिए। 85 में है आपको कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है, तो कौन सी नहीं होती है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा, संचालन नहीं होता है। देखिए जब जल चक्र एक यहाँ पे पर्यावरणीय घटक है, इसमें 3 प्रक्रियाएं वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण शामिल होती है। देखिए पृथ्वी पर मौजूद जल विभिन्न रूपों में बदलते हुए समुद्र, वायुमंडल और ज़मीन पर निरंतर गतिमान रहता है। यह प्रक्रिया जल चक्र कहलाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 86 को देखिए कि संयोजक यौगिक है, तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि बंध, यहाँ बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 87 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। देखिए यहाँ पे ग्लाइसिन जो है, आपको ग्लाइसिन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ग्लाइसिन का इस्तेमाल प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है, जो मानवीय शारीरिक कार्यों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, और यह यहाँ पे मस्तिष्क में रासायनिक संकेतों के प्रेषण में भी शामिल होता है। इसीलिए यहाँ पे सियोफ्रेनिया का इलाज करने और यादाश्त को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसकी भूमिका कैंसर के रोकथाम में भी है। और ग्लाइसिन शरीर के तापमान को कम करता है तथा मस्तिष्क पर शांत प्रभाव डालता है, और हमें रात में अच्छी नींद लाने में सक्षम होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 88 को देख लेते हैं कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है, यह किस प्रक्रम के कारण होती है, तो आपको देखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 89 का है कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए देखिए कि उत्क्रमणीय परिवर्तन, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लेते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन, जब किसी परिवर्तन को उल्टा दिया जा सकता है, तो उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए बर्फ़ का पिघलना, कागज़ को मोड़ना, पानी में भाप बनना, यह सब आपको उत्क्रमणीय हो जाएगा। और देखिए रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ के रासायनिक अभिक्रिया, एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतरक्रिया करके परिवर्तन होते हैं, और एक या अधिक मिश्रण रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनते हैं, और उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें एक अभिकारक जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है तथा एक उत्पादक होता है। तो देखिए अभिकारक यहाँ पे है और यहाँ पे उत्पादक होता है यहाँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन, देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए रासायनिक परिवर्तन आपको उदाहरण डायरेक्ट देखिए, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपको देखिए यहाँ पे है कि मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, खाना पकना आदि, ये सब आपको रासायनिक है। ऐसे चीज़ जिसको दोबारा फिर नहीं रिटर्न किया जा सकता है। जैसे पानी से बर्फ़ बनना, तो बर्फ़ से फिर पानी हो सकता है, तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसीलिए यह देख लीजिए उदाहरण। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन का उदाहरण देख लीजिए। पानी का जमकर बर्फ़ बनना, चीनी का पानी में यहाँ पे घुलना हो जाएगा, मोम का जलना हो जाएगा, दूध से क्रीम अलग करना हो जाएगा, दही से मक्खन निकालना आदि, ये सब आपको भौतिक परिवर्तन हो गया। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए 90 नंबर देख लेते हैं कि मानव के रुधिर का यहाँ विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है, तो विडाल टेस्ट आपको हो जाएगा ऑप्शन डी देखिए साल्मोनेला टाइफी हो जाएगा। टाइफाइड में यह प्रदूषण, जैसे टाइफाइड को जांच करने के लिए विडाल टेस्ट ये सब किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। प्रदूषित जल रोगी के मल मूत्र एवं थूक के द्वारा होता है तथा इस रोग को फैलाने में मक्खियों का
विशेष भूमिका होता है। उपचार देखिए टाइफाइड का टीका लगवाना एवं क्लोरोमाइसिटिन वर्ग की एंटीबायोटिक लेना। यहाँ देख लेते हैं पेची से अशुद्ध जल द्वारा फैलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है 91 को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कि मैथ दिया गया है और इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। और मैथ का सोल्यूशन यहाँ आप लोग देख लीजिए और वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 92 को देखिए कि 92 का आंसर आपको सी हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रोक करके देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 93 को देख लीजिए और इसको सोल्व आप लोग कीजिएगा। 93 का देख लीजिए यहाँ पे आंसर सॉल्यूशन इसका। और फिर देखिए आगे 94। चलिए 94 देखिए, 94 का आंसर भी आप लोग देख लीजिए कि 94 का डी हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लीजिए इसका सॉल्यूशन किया गया है। 95 देख लीजिए, 95 का आंसर आपको ये हो जाएगा 25% हो जाएगा। और इसका यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोग वीडियो रोक करके ही देख लीजिएगा। 96 देख लेते हैं। तो 96 को क्या करना है इसमें, देखिए इतना को इतना से गुना और इतना को इतना से गुना करना है। सभी को गुना को 12 से विभाजित करने पर शेषफल पूछा जा रहा है। तो यहाँ शेषफल बताना है आपको। और इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे शेषफल 2 हो जाएगा उसका। यहाँ पे 97 को देख लीजिए, 97 का यहाँ पे आपको 8 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 98 देख लेते हैं। 98 देखते जाइए फटाफट आप लोग, यहाँ बी हो जाएगा। और चलिए 98 को देख लीजिए। 99 देख लीजिए, 99 का डी हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे सॉल्यूशन है आप लोग देख लीजिए। आप लोग को स्लो मोशन में हम यहाँ पे आप लोग को वीडियो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो को आप लोग रोक कर भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे 100 नंबर देख लीजिए। 100 नंबर का आंसर आपको देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। और 100 का सॉल्यूशन यहाँ आप लोग देख लीजिए, यहाँ सोल्व किया गया है। चलिए